नहीं है, ये सारी कांग्रेस पार्टी की नस्ल ही यही है। पूरा का पूरा काम अदानी का, सड़कें अदानी की, सीमेंट के प्लांट अदानी के, एयरपोर्ट अदानी के, जयपुर एयरपोर्ट अदानी का, पोर्ट्स अदानी के। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपके लोगों की चुनी हुई और लोगों के हित में काम करने वाली सरकार। मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं, मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं को की शक्ति को नष्ट कर दिया है। मुझसे कई बार कोई पूछता है कांग्रेस पार्टी का पता क्या है, तो मैं कई बार बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का पता लापता है। 5 राज्यों के चुनाव और चुनावों के बीच वादों का शोर, वादों का शोर, दावों का शोर, गारंटी का शोर। अब किसके दावे में दम, किसकी गारंटी में दम। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का ही जिक्र कर ले तो बीजेपी ने राजस्थान की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसे घोषणा पत्र आप कह सकते हैं। घोषणा पत्र में बीजेपी ने सस्ते गैस सिलेंडर से लेकर मुफ्त शिक्षा तक का वादा किया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने भी राजस्थान की जनता को 7 वचन दिए थे, यानी 7 गारंटी, जिसमें परिवार की महिला के रूप में जो मुखिया होती है, परिवार की महिला मुखिया, उन्हें हर साल 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। अब यह जानिए कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान की जनता से क्या क्या वादे किए। मुफ्त वाले वादे का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर जिक्र और नजर डालें तो बीजेपी ने जो महत्वपूर्ण वादे किए हैं उसमें 12वीं पास छात्रा को फ्री में स्कूटी, गरीब बच्चियों को स्कूल ड्रेस के लिए 1200 रुपए सालाना, महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला योजना से जो 450 रुपए के गैस सिलेंडर का जिक्र है, मातृ वंदन की रकम जो है वो 4 से बढ़ाकर 8,000 रुपए, ये जो वादे किए गए हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं और इन्हीं वादों की लिस्ट को आप देख रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प पहलू और है, जो कांग्रेस की 7 गारंटी है वो भी आपके सामने है। यहां कांग्रेस ने भी अपनी फहरिस्त तैयार कर रखी है। दोनों तरफ से वादों का शोर है और कमोवेश हर राज्य में जहां जहां चुनाव है कुछ ऐसे ही घोषणा पत्र दोनों तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में अलग और राज्य में अलग कैसे मामला। आप कहेंगे कैसे? राजस्थान का ही उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे राजस्थान में बीजेपी ने ऐलान किया कि गेहूं की एमएसपी ये 2700 रुपए क्विंटल, लेकिन केंद्र क्या देता है? एमएसपी 2275 रुपए, अंतर है। अब किसानों का जिक्र करें तो 12,000 रुपए सालाना, लेकिन केंद्र की जो पीएम किसान निधि है उसमें 6,000 सालाना है। तो फिर यह अंतर क्यों? राजस्थान में कांग्रेस भी कम नहीं है, सत्ता में रही, लेकिन अब गारंटी क्या दे रही है? 7 गारंटी। गृहलक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुखिया को 10,000 सालाना। अब जो गोबर खरीद का जिक्र है 2 रुपए किलो, फ्री लैपटॉप टैबलेट, उसकी गारंटी भी कांग्रेस दे रही है। इंग्लिश मीडियम शिक्षा फ्री, 500 रुपए सिलेंडर फ्री, ओपीएस की गारंटी कांग्रेस की। तो ये गारंटी है एक के बाद एक कांग्रेस
ने जो जारी किया है, लेकिन यह मुफ्त वाला जो मसला है, इसका खुलकर विरोध देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। रेवड़ी कल्चर, तो ये मुफ्त वाला जो दाव है, या फिर आप कह सकते हैं जो मुफ्त वाला वादा है, किसका वादा सेवा है और किसका वादा मेवा है, आज यही समझेंगे कुछ आंकड़ों के साथ। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वार भी और पलटवार भी, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार। ये गहलोत की अकेले की बात नहीं है, ये सारी कांग्रेस पार्टी की नस्ल ही यही है। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस मतलब अनाचार, कांग्रेस मतलब व्यभिचार, कांग्रेस मतलब आपके हक हुकूक पर डाका, कांग्रेस का मतलब है वंशवाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है सेवा के नाम पर मेवा खाना। ये कांग्रेस का लक्ष्य है। पूरा का पूरा काम अदानी का, सड़कें अदानी की, सीमेंट के प्लांट अदानी के, एयरपोर्ट अदानी के, जयपुर एयरपोर्ट अदानी का, पोर्ट्स अदानी के। पहले अदानी जी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 600 नंबर पे थे। दूसरे नंबर तक नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र को पहुंचा दिया। यह सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपके लोगों की चुनी हुई और लोगों के हित में काम करने वाली सरकार। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि हम लोगों के हित के साथ जुड़कर महिलाओं के हित की चिंता करना, किसानों के हक की चिंता करना, युवाओं को उसका हक दिलाना, नौजवानों के साथ खड़े होना और राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं। तो वार भी और पलटवार भी, सियासी तीर दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं। मसला यहां पर लेकिन फ्री वाला है, मुफ्त वाला। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ नीरज दीक्षित बीजेपी का युवा चेहरा है, भूदेव शर्मा कांग्रेस का युवा चेहरा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में संजीव जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी के चेहरे और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में परमवीर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूदेव शर्मा, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। यह संकल्प पत्र जारी करते हैं, आप कहते हैं हमारी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, राहुल की गारंटी। यह राजस्थान में बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र, उसके सामने आपका जो 7 गारंटी है उसे मैं पढ़ रहा था। जैसे आपने कहा कि 12वीं पास छात्राओं को फ्री स्कूटी, गरीब बच्चियों को स्कूल ड्रेस के लिए 1200 रुपए, महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए का सिलेंडर, मात्र बंधन की रकम जो है 4000 से बढ़ाकर 8000 रुपए। ठीक यही है ना कुल मिला के आपकी गारंटी? सर ये गारंटी 5 साल जनता ने आपको मौका दिया था, तब पूरी कर देते सर। अब याद आ रही है आपको गारंटी? हम ये समझ से परे है। रोका था किसी ने 5 साल? जी तिलक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल पूछा, लेकिन आपने सवाल से पहले ये नहीं जाना कि आखिर गहलोत जी ने राजस्थान में कितना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में क्या अंतर है? 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया जितना पूरे देश
किसी भी राज्य सरकार ने किया जितना गहलोत सरकार ने काम किया। एक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, उस पर पूरी देश का युवा, राजस्थान तो छोटे देश का युवा भरोसा नहीं कर पा रहा है। 2014 से पहले इनका घोषणा पत्र आया था, 2 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया, 15 लाख रुपए, यानी कितने बड़े बड़े वादे किए थे। और इनके पास तो अब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि तो कांग्रेस के ही गारंटियों को अपने घोषणा पत्र में डाल रहे हैं। इनके पास तो घोषणा पत्र बनाने के लिए भी अब तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या घोषणा पत्र बनाए। अब आपने कहा कि कांग्रेस की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी के समय में जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो आप बताइए कितने स्कूलों को बंद किया गया, और गहलोत जी के समय में कितने स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदला गया। मैंने एक सिर्फ इतना पूछा कि 12वीं की छात्राओं को फ्री स्कूटी जो है 5 साल में कई मौके आए, दीपावली, होली, ईद आप दे सकते थे, तब क्यों नहीं दिया? तिलक जी, अभी भी राजस्थान में 12वीं क्लास में जो लड़कियां टॉप करती हैं, जो बच्चे अंडर 3 रहते हैं, अंडर 10 में रहते हैं, उनको स्कूटियां मिलती हैं। अब भी 12वीं के बाद अच्छा, तो ये मतलब आप देते हो उसके बावजूद आपने लिख दिया। अच्छा, ये जो फ्री ड्रेस के लिए 1200 रुपए भी देते हो आप सालाना? 8 रुपए में अब इंदिरा रसोई योजना चल रही है सभी के लिए। रसोई योजना नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या केजी से पीजी तक जो आपने लिखा 7 गारंटी में मुफ्त शिक्षा अभी भी देते हो? बिल्कुल। अच्छा, तो इसीलिए आपने जो देते हो वो भी लिख दिया? नहीं, अभी तक 12th क्लास तक फ्री है, उसको पीजी तक कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो पहले भी कर सकते थे ना, एक 5 साल में। अच्छा, जो ये उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए के सिलेंडर की जो एकाएक आपको फॉर्मूला मिला है, तिलक जी, तो पहले भी दे देते। नहीं, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। तिलक जी, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, ओहो। ये नहीं होता है कि आए और विकास कर दिया। आप तुलना कीजिए तो 5 साल में कितना विकास, तो मतलब 5 साल में नहीं हो पाया, आप कह रहे हो कि हम आगे करेंगे। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या केंद्र से ले जाने का काम, क्योंकि कई बार देखा गया है हाल ही के चुनावों के नतीजों के बाद खास तौर पर आप ये वादा करते हो और फिर बाद में मुकर जाते हो। मुकर क्या जाते हो कि केंद्र ने तो पैसे ही नहीं दिए जी। क्यों संजीव जी? केंद्र ने तो पैसे ही नहीं दिए जी, हम क्या करेंगे जी? अब इस बात की क्या गारंटी? आपने केंद्र से कोई तालमेल किया भूदेव शर्मा कि भैया फिर इन बातों को पूरा कैसे करोगे? आपके पास तो फंड है नहीं। तिलक जी मैं बोलूं? हाँ तिलक जी, आज राजस्थान की सरकार ने जितना काम किया है देश के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है। वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी केवल वादों को पूरा करती है, काम करती है और काम के दम पर ही वोट मांगती है। भूदेव शर्मा जो शब्दों से खेल रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। मस्जिद के नाम पर, पाकिस्तान भूदेव शर्मा जी जो आप शब्दों से खेल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। यानी आप अगर ये बात कह रहे हो अब की बार एक बार फिर से गहलोत सरकार, एक मिनट और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगेंगे। अब फिर हिंदू मुसलमान पे आ गए। एक मिनट भूदेव शर्मा, एक मिनट मैं नीरज जी के पास जाऊं। एक मिनट, आप ही की गारंटी की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो ये हमारी गारंटी की कांग्रेस रिपीट कर रही है, कांग्रेस की गारंटी है, ठीक यही कह रहे हो? यानी एक बार फिर से पूरा देश सुन ले भूदेव शर्मा जो बोलने जा रहे हैं, यानी एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार? जी बिल्कुल, 100% अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। 3 दिसंबर को चुनाव के जब परिणाम आएंगे, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मोदी जी के नाम की जगह यहाँ इनके चेहरे नहीं दिखाई देंगे। ये कहेंगे कि मोदी जी ने नहीं हरवाया। अगर भूदेव शर्मा अब की बार गहलोत सरकार, मोदी जी का नाम अब की बार गहलोत सरकार? जी बिल्कुल, 100% इस बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, 4 अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भूदेव शर्मा? जी बिल्कुल अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जी तिलक जी, 100%। जितना काम गहलोत सरकार ने किया है उतना मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में काम हुआ है। ओके, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा भूदेव शर्मा जी का नाम लिखिए, नीचे ब्रेकिंग में डालिए। इन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान में। एक बार फिर से अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है भूदेव शर्मा? तिलक जी हाँ। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ। क्या? अपना देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि जो बहुमत, जो विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं, हाँ। तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही की पार्टी में सैकड़ों उदाहरण है
जो 10 जनपद से तय हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ। सांसद होते हुए भी विधायक नहीं थे। एक मिनट रुक जाइए। कोई आरएसएस का कार्यालय नहीं है सर, आप बोलेंगे मैं उदाहरण देकर बता दूंगा, फिर भूदेव शर्मा पानी पानी हो जाओगे, छोड़ दो। आपने बोला, मैंने आपकी बात, भूदेव शर्मा कह रहे हैं नीचे ब्रेकिंग में डाल दो, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई और दावेदार नहीं है, कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। डाल दीजिए नीचे ब्रेकिंग में भूदेव शर्मा। कैसी बात कर रहे हो, क्यों दावेदार? अभी तो आप बोल रहे हो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक जिसके साथ होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो आपने कहा गहलोत सरकार, एक बार फिर से गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री। पायलट जी के नेतृत्व में जितने भी नेता है सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, सभी के। मैंने तो पायलट जी का नाम ही नहीं लिया, आप खुद ले रहे हो। आप ही ने तो कहा गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने तो गहलोत जी के कार्यकाल से तुलना की है। वो नहीं, तुलना के आधार पर कह रहा हूँ ना, गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। काम किया है और मुझे भरोसा है कि विधायक उनका साथ देंगे। ये तो आपको करेंगे ना चुनाव के बाद। नहीं, आपको पूरा यकीन है गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना? बात ही खत्म करो ना, आप क्यों घुमा रहे हो? गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही तो बात मैं कह रहा हूं। नीचे ब्रेकिंग में चला दो, भूदेव शर्मा कह रहे हैं गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ओके, नीरज जी, आपकी घोषणाओं को मैं देख रहा था, बहुत शानदार घोषणाएं हैं आपकी भी। आपकी गारंटी, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पर जनता क्यों यकीन करे? आप लोग भी तो मुफ्त 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 बस वोट दे दो कि नहीं नीरज जी? देखिए, हर पार्टी किसी न किसी समीकरण से अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती। हर कार्यकर्ता अपना अपना जोर लगाता है, हर कार्यकर्ता और उनका शीर्ष नेतृत्व उस राज्य के हिसाब से अपने घोषणा पत्र को जारी करता है। परंतु मुख्य रेखी ये जब बन जाती है, जब सरकारें तो बन जाती है परंतु वो वादे पूरे नहीं होते, तो उनको मुख्य रेखी कहा जाता है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी बनी की सरकार बनी केंद्र में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत सम्मान निधि मिल रही है। और उनकी योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को उनके अकाउंट में, उनके खातों में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। आज की डेट में हमारी सरकार में कोई ये बोलने वाला नहीं है कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते, 15 पैसे आप लोग तक पहुंचते हैं। अच्छा। तो इसी से भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उसको अपने एक एक कार्यकर्ता या अंतिम पैदान से खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य की योजना बनाती है। एक बात बताइए, आपने कहा जो हम वादे करते हैं, जो गारंटी करते हैं, उसे पूरी तरह से निभाते हैं। ठीक, मैं देख रहा था कि आपने उदाहरण के तौर पर राजस्थान में यह कहा कि गेहूं की एमएसपी पर जो है 2700 रुपए क्विंटल के हिसाब से देंगे, लेकिन केंद्र जो है एमएसपी 2200 रुपए देती है, 2275 रुपए। यहां के किसान अलग है क्या राजस्थान के? केंद्र में तो आप 2275 दे रहे हो, राज्य में आप कह रहे हो 2700 रुपए देंगे, ऐसा क्यों? आपने कहा कि किसानों को हम 12,000 रुपए सालाना देंगे, जबकि किसान सम्मान निधि जो है वो 6,000 रुपए सालाना है। केंद्र में आप 6,000 दे रहे हो, वहां 12,000 दे रहे हो। या राजस्थान के किसान कुछ अलग है क्या? देखिए, केंद्र की जो योजनाएं होती हैं, हाँ, वो योजना और वो टैक्स कई जगह इम्प्लीमेंट होने होते हैं। इसी से केंद्र की योजनाएं और केंद्र का काम है कि हर स्टेट को बराबर जिस हिसाब से जिसकी पॉपुलेशन है, जिस राज्य की जैसी नीड है, उस हिसाब से केंद्र सरकार। नहीं, केंद्र तो 2275 रुपए दे रहा है ना गेहूं की एमएसपी पर, और आप यहां पे कह रहे हो 2700 रुपए देंगे हम। मैं बता तो फिर ये इतना डिफरेंस क्यों है? मैं वही बता रहा हूँ कि केंद्र की योजनाएं अपने सैनिकों के पास भी जानी है, बॉर्डरों पे भी लगनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनने हैं, अन्य अन्य योजनाओं में उनके पैसे लगने हैं। परंतु जो स्टेट का टैक्स है, जो स्टेट के टैक्स से हम अपनी जनता को क्या जो सुविधाएं दे सकते हैं, वो सुविधाएं देने का काम नहीं, जलेबी घूम रही है नीरज जी। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, आप केंद्र में कुछ और दे रहे हैं, राज्य में कुछ और दे रहे हैं, तो राज्यों में बढ़ाकर क्यों दे रहे हैं जब केंद्र वही योजना के लिए इतने पैसे दे रहा है? अब एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, समझाइएगा प्लीज। जैसे कि जून 2020 में, यानी 2020 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में उज्ज्वला योजना की फ्री सिलेंडर वाली योजना आपने खत्म कर दी। अब आप कह रहे हो कि 900 रुपए की सब्सिडी हम देंगे। तब कोरोना काल में जरूरत थी या फिर अब जरूरत है? देखिए, कोरोना काल में जिस चीज की जरूरतें थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सबसे पहले आम इंसान के पेट भरना जरूरी था।
तो उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने अपने बूथ लेवल पे अगर थोड़ा ऑडियो उठा पाए पीसीआर जी, प्लीज नीरज जी कच्चा राशन देने का काम किया। उसके बाद फिर केंद्र की योजना के तहत लोगों को राशन भी नहीं, मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे हो आप। मैं आपसे पूछा, जब उज्ज्वला योजना की सब्सिडी पर आपने रोक लगा दी थी 2020 में, अब 900 रुपए की सब्सिडी दे रहे हो, मतलब तब जरूरत थी या अब जरूरत है? देखिए, उस समय देश को चलाने के लिए टैक्स की भी जरूरत थी, परंतु आम इंसान का पेट भी भरना जरूरी था। तो फिर 900 रुपए की छूट पूरे देश को मिलनी चाहिए, अब पूरे देश को क्यों नहीं? देखिए, उस समय की जरूरत कुछ और थी। नहीं, राजस्थान और एमपी में ही छूट क्यों? फिर तो पूरे देश को दी थी ना छूट। देखिए, मैंने आपको बताया कि देश की जो कार्य विस्तार योजना है वो अलग होती है, कि टैक्स के पैसे अलग अलग जगह लगने होते हैं। राज्य के पैसे जो पैसे वो डायरेक्ट जनता के बेनिफिट में जाता है, परंतु जो केंद्र के जो राज्य के टैक्स अलग, केंद्र के टैक्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बड़ा मैं सीधी सपाट करने वाला आदमी हूं, मैं इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूं आपकी तरह। नीरज जी, जो मैंने कहा, हाँ, मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा कि केंद्र में वो अलग और राज्य में अलग क्यों, बात इतनी है बस। देखिए, मैं भी वही कह रहा हूं कि जैसे कि आपने एक और उदाहरण देता हूं, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूं आपकी तरह। 450 रुपए का सिलेंडर आपने कहा कि हम देंगे, सर ये पूरे देश में दे दो। तो फिर राजस्थान की जनता पर इतनी मेहरबानी कर रहे हो, पूरे देश में हमें भी मेहरबानी कर दो, 450 रुपए का सिलेंडर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? नीरज जी, देखिए, हर राज्य के जो अपने अफसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनसे हिसाब कर करके चीजें घोषणा पत्र में जारी की जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हो सकता है शीर्ष नेतृत्व में इस कार्य में अपनी योजना बनाई हो कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा सक्सेस होगा तो अन्य राज्यों में करने का काम करेंगे। मतलब 500 450 रुपए का सिलेंडर सिर्फ राजस्थान में दोगे और फिर उसके बाद योजना कामयाब होगी तो सब जगह लागू कर दोगे, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल। अच्छा, भुवनेश्वर में समझ में आ गई आपको? मेरे को बहुत देर बाद समझ में आई जो ये समझा रहे थे। वो ये कह रहे कि यहां फॉर्मूला हिट करेगा, मतलब वोट मिलेगा तो फिर हम दूसरे राज्य में इसे लागू कर देंगे जहां ना चुनाव होगा। वो ये समझा रहे हैं। समझ में आया भुवनेश्वर में आपको? नहीं, बिल्कुल तिलक जी, इन्होंने स्वीकार किया कि केवल वोट के लिए ये योजनाएं लेकर के आती हैं। ये अच्छी बात है, मेरी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि हमारा देश एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ देश के लोगों की बेसिक सुविधाओं को पूरा करना चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका दायित्व होता है। लेकिन इन्होंने ये स्वीकार किया और अच्छी बात है, ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये केवल वोट के लिए ये काम करते हैं। फिर उसके लिए चाहे इनको फ्री करना पड़े, आप किस चीज के लिए करते हैं, नौकरी देनी पड़े, वोट के लिए करते हैं, आप किस चीज के लिए करते हैं, जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। आप देश की जनता को बताइए ना, आप किस चीज के लिए घोषणा पत्र जारी करते हैं? वो तो मान रहे हैं वोट के लिए कर रहे, तो आप तो वोट के लिए नहीं करते हो क्या? हरिद्वार में बैठ के क्या हरिओम हरिओम करते हो क्या? सभी तो वोट के लिए कर रहे हो। नहीं, हमने काम किया ना तिलक जी। हाँ, तो काम किया, 10,000 रुपए तब दे रहे थे महिला और मुखिया को। आपसे भी तो मैंने पूछा, बोला ना, आप भी तो नीरज जी की तरह जलेबी घुमा रहे थे। रोजगार वो बात अलग है, नीरज जी ने खुले तौर पर कह दिया हम वोट के लिए कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो भैया समाज सेवा कर रहे हैं। एक मिनट जुम्मेवारी और एक तरफ आप लोगों के उस्ताद के पास मैं जा रहा हूं, सुनिए। आप लोगों के उस्ताद, मतलब कि इस मामले में उस्ताद कहे जाने वाले संजीव निगम जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूं, जिसे आपने फॉलो किया, नीरज जी और भूदेव शर्मा जी ने। संजीव जी, बोले बताएं। हर राज्यों में आपके वादों का शोर होता था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ईडी सीबीआई में उलझ गया, वरना नहीं तो व्हाइट पेपर पर लिख के दे देते इस बार भी कि इस बार कितने पार। जैसे आपने गुजरात में कहा था कि लिख के ले लो, जेब में डाल लो, और हो गया बिल्कुल विपरीत। अब ये नहीं मालूम था कि वो बीजेपी के लिए कह रहे हो या अपने लिए कह रहे हो। अब यहां पे घोषणाओं की बात आ गई। आपको क्या लगता है कि इसकी घोषणा ज्यादा भारी है, बीजेपी की या कांग्रेस की? तिलक जी कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी का जो मकसद था वो उसमें हम सफल हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मकसद मतलब जैसे कि मरीज को दवा अगर सही मिलेगी तो उसका इलाज बेहतर होगा, ऐसे ही होता है ना। हाँ। तो आम आदमी बीमारी पता हो बस। हाँ, तो अगर सही ढंग से उसको दवा मिलेगी बीमारी जानने के बाद, हाँ, तो उसका उपचार अच्छा होगा।
तो वो ये डॉक्टर ए करे, डॉक्टर बी करे, डॉक्टर सी करे, उसका कोई खास मतलब नहीं है, जो भी एक्सपर्ट हो वो कर दे। तो आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य था कि एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को मिले, हमारे माध्यम से मिले, अच्छी बात है। नहीं हमारे माध्यम से मिल रही है, कोई भी दूसरी राजनीतिक दल नहीं, आपको क्या लगता है किसकी घोषणा ज्यादा हावी पड़ेगी इस बार, कांग्रेस की या बीजेपी? दे रहा है, आम आदमी को मिल रही है वो चीजें, अच्छी बात है, हमें खुशी है। और कम से कम लोग जो है इस बात पे आए तो राजनीति कर तो रहे एक अच्छी दिशा में सगार कि भाई आम आदमी को वो चीजें मिलनी चाहिए जो उनकी जरूरत की चीजें है, जरूरत की बात है। आप इसको एक चीज से मुझे अभी भी तकलीफ है, जो ये मुफ्त कहकर के आम आदमी का अपमान करते हैं। अरे भाई उसका अधिकार है, वो टैक्स दे रहा है। हाँ, यानी मुफ्त बांटो चाहे राज्य का बजट का बंटाधार हो जाए। गलत बात है ये, इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुफ्त क्या होता है? कोई अपनी पॉकेट से दे रहा है, कोई अपनी पॉकेट से दे रहा है, किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? एक परिवार का जैसे मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो फिर ये बात तब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती, ये बात तब लागू क्यों नहीं होती? एक मिनट, जब इसी दरमियान किसान सम्मान निधि की किस्त पीएम जारी करते तब आप लोगों को एतराज क्यों होता है? तब भी तो किसानों के खाते में जा ही रहा है ना पैसा। किसने एतराज किया है? किसने एतराज किया है? ये कांग्रेस ने एतराज किया, भूदेव शर्मा की पार्टी ने। नहीं देखिए, सवाल ये है, मुझे वो कह रहे हैं मतदान से पहले किसान निधि क्यों डाल दिया आपने? मुझे सिर्फ इस बात का एतराज है हाँ कि जब मैं अपनी बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार जहां कुछ दे रही है, लोगों को राहत दे रही है, आप उसको रेवड़िया कहते हो, तो कितनी गलत बात है। तो आप उन लोगों का अपमान कर रहे हो। जो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, जो मंत्रियों को सुविधा मिल रही है, जो मंत्रियों को सुविधा मिलती है, वही चीज हम अपने लोगों को देंगे, नीरज दीक्षित जी, अपने देश के लोगों को देंगे। वो कह रहे हैं आप बांटते तो सेवा है, केजरीवाल जी बांटते हैं तो रेवड़ी हो जाती है, मेवा हो जाता है। मैं एक मिनट फिर आ रहा हूं, परमवीर जी पूरा वक्त आपको दूंगा जी। बड़ी हास्यास्पद बात अभी इन्होंने की कि केजरीवाल जी कहते हैं जो सुविधाएं मंत्रियों को मिलती है वो हम अपने नागरिकों को देते हैं। कितनी अच्छी बात इन्होंने की है कि अगर अभी दिल्ली की जनता अगर इनकी बातों को सुन लेना तो हर हंस के लोटपोट हो जाएगी और पूरी दिल्ली की इतनी डेसिबल में आवाज आएगी हंसने की जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। मतलब कि किसी भी चीज की लिमिट होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। आप दिल्ली का कॉमेडी शो थोड़ा कर रहे हैं। हाँ जी, कॉमेडी शो थोड़ा कर रहे हैं निगम जी, आप कह रहे हो हंसेंगे लोग सुन के। अरे आप अपने इनकी बात को रिकॉर्ड करके आप अपने चैनल पे चलवाइए और दिल्ली की जनता को भेजिए। ये ऐसा इन्होंने बोला कि जो दिल्ली के मंत्रियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा केजरीवाल उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो वो भी तो रेवड़ी बांट रहे हो, फिर इसका मतलब वो उसका उत्तर दीजिए ना आप। उनके कॉमेडी क्या हम हमारी जब राज्य में सरकार बनती है या फिर पहले भी जब केंद्र में विपक्ष की सरकार थी और जब राज्य में हमारी सरकार हुआ करती थी, हम इनकी तरह रोया नहीं करते थे कि हमारे पास केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है जी, हमने कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी, हम बेहाल हो गए हैं जी। इस प्रकार से हम रोना नहीं रोते थे। ये शायद पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे, मैं बोल देता हूँ, ये पंजाब का जिक्र कर रहे हैं। पंजाब में भी कौन सा अच्छा काम कर दिया जो पराठों की बात यहाँ पे दिल्ली में बैठ के क्या करते थे कि मुख्यमंत्री आ सकते हैं कि जिससे पराली का धुआं रोक सकता है, वो परालियां जलाने का काम आज क्यों पंजाब में हो रहा है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। आज ये दिखा रहे कि वाराणसी से धुआं आ रहा है तो कभी हरियाणा का नाम ले रहे हैं, अब क्या हुआ, अब पंजाब से धुआं उठ गया क्या? जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब में आज की डेट में जब इस तरह से बाढ़ के अंदर हमारा बिल्कुल ध्यान रखा है। किसी प्रकार का पंजाब में हो, दिल्ली में हो या कहीं भी हो, जहाँ ये गए हैं किया है, कोई भी इनके सांसद या जनता इनसे अपने सर्वे सर्वे करा लीजिए। जनता आज जमुना का पानी एक मिनट परमवीर जी आपने लेकिन उत्तर नहीं दिया निगम जी। मैंने आपसे पूछा था ये कांग्रेस या बीजेपी किसकी घोषणा में आपको दम दिखाई दे रहा, आपने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन आपने कहा कि क्रेडिट हमें दे दो। उत्तर देने न देने का क्या मतलब, जनता डिसाइड करेगी। नहीं, आप ये कह रहे हो लड्डू वो भी बांट रहे हैं, लड्डू वो भी बांट रहे हैं, है ना।
आप कह रहे हो कि नहीं इन सारे लड्डुओं का क्रेडिट मुझे दे दो। नहीं कहूंगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी। ओके ओके, वो तो जनता डिसाइड करेगी। परमवीर जी, उसका है। नहीं आप इसके एक्सपर्ट है ना, आपने बताया ना लेबोरेटरी में हमने इस दवाई को बनाया, तो मैं तभी पूछ रहा था किसकी दवाई ज्यादा असरदार होगी। आप कह रहे हो कि नहीं क्रेडिट मुझे दे दो, ठीक है ओके। परमवीर जी, एक बात जानना चाह रहा था, आपने देखा सुना और समझा होगा क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको क्या लगता है कि केंद्र अलग योजना पर उतनी ही रकम देता है, लेकिन जहां चुनाव होते हैं वहां राज्यों में अलग घोषणा की जाती है? ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। तिलक जी देखिए, वैसे ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें या खाद्य पदार्थों की बात करें तो एमएसपी होती है। हाँ। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और केंद्र का होता है एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस। तो ये तो शुरू से ही रहा है, केंद्र की रकम थोड़ी कम होती है, राज्य अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से एड ऑन कर केंद्र की धनराशि में जोड़ कर देते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए गन्ने का रेट यूपी में 350 रुपए क्विंटल है, जबकि उसका एफआरपी मात्र 200 रुपए ही है। तो गन्ने का रेट राज्य दर राज्य अलग होता है, राज्य के बजट के हिसाब से गवर्नमेंट देती है आगे। उदाहरण के तौर पर धान जो है केंद्र ने तय किया 1500 और राज्य कह दे कि मैं सीधे तौर पर 3500 रुपए, तो फिर यहां पर समझने वाली बात तो हुई नहीं ना, यहां तो सिर्फ वोट वाला मसला हुआ। तिलक जी, वोट का मसला इलेक्शन के टाइम पर मान सकते हैं, लेकिन ये घोषणा करना और घोषणा को अमली जामा पहनाना अलग बात है, फिर वो जनता के सामने भी आना है। लेकिन हाँ। मैंने देखा है राज्यों में अलग अलग, जैसे मैं गन्ने का रेट ही बता रहा था, हर एक गन्ने का रेट अलग हर राज्य में अलग होता है। राज्य के बजट के अनुसार से अगर राज्य को दिखता है कि वो देने की स्थिति में है तो वो दे सकते हैं, वो घोषणा कर सकते हैं देने के लिए, और ऐसा होता भी रहा है पीछे से भी। और सबसे बड़ी बात जो इस बार चुनाव में देखा गया, भी आप भी बात कर रहे थे लगातार कि कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र दिया, बीजेपी का घोषणा पत्र भी है, आम आदमी पार्टी का भी है। सब लोगों ने जनता के लिए, भलाई के लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस सोच के पीछे के जो व्यक्ति है मेन, हम उनको बार बार भूल जाते हैं। मैं यहाँ कटाक्ष करना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे इस सोच के पीछे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 50 साल पहले कह दिया था कि अंत्योदय की योजना, पंक्ति में आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, सरकार की लाभकारी योजनाएं वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके ऊपर अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे क्रेडिट हमें दो, हमने जितना जो है मामले को उछाला उतना मामला किसी ने नहीं उछाला, तभी मुख्यमंत्री के इन घोषणाओं को लेकर पीएम को रेवड़ी तक कहना पड़ा। उछालने की बात उसको करके दिखाना, राजनीति के और करके दिखाने में दोनों बातों में बहुत फर्क है। कागजों में बहुत सी चीजें बनी हुई है, उसका धरातल पे जब उसका अमली जामा पहनाना तो वो एक अलग बात है। वो केजरीवाल जी ने करके, निगम जी जो आपने कहा नहीं वो भी करके दिखाया। अभी रुक जाइए ना, फिर बताऊंगा, फिर वो दिक्कत होगी। एक के साथ एक फ्री वाला योजना आपने नहीं चलाई थी, आपने करके दिखाया, बताया नहीं था पब्लिक को कि हम एक के साथ एक फ्री भी देंगे। नहीं हुआ। देखिए अभी फिर मैं बात करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय ने काले कानून बना दिए किसानों के लिए, और जो 600 से ज्यादा शहीद हो गए। सुनिए, तब आपने कहा, वापस से लेता हूँ, प्रधानमंत्री अकेले बैठ के बनाते हैं, उनके पीछे भी कोई कमेटी होगी, उसका उन्हें समझा नहीं। एक मिनट परमवीर जी को बात रखने दीजिए ना, आप बात किसान सरकार अगर कोई बनाती है और उसको देखती है उसका क्या रहा नहीं है, निगम जी परमवीर जी को तो बात रखने दीजिए ना। वो केजरीवाल का नाम लेते हैं, आप एकदम नाराज हो जाते हैं। नहीं, वाली कोई बात नहीं। भारतीय राजनीति को यू टर्न की राजनीति का देने के लिए केजरीवाल जी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। जब मैं उनको देखता हूँ 2010-11 से, जैसे वो आ रहे थे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या देश में बहुत अच्छी चेंज आने वाला है। तो चेंज का आप देखा, मैं कोई इसका जज नहीं हूँ, मैं बता दूं सर्टिफिकेट हूँ, जनता देख रही है अपने आप कि आम आदमी पार्टी किस मुद्दों पर आई थी और आज क्या कर रही है। तो इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, सामने दिखाई देता है। लेकिन ये अच्छी बात है केजरीवाल जी के, अगर मैं बस इस पर जो कटाक्ष करता हूँ कि ये केजरीवाल जी का विचार नहीं था, ये अंत्योदय की योजना बहुत पुरानी है और इस पर काम होना बहुत जरूरी है और हो भी रहा है। देश में एक वर्ग खड़ा हुआ है, लाभार्थी तो वर्ग कहते हैं। तो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं ना वादे, फिर जनता किस पर एतबार करेगी? देखिए, मैं आपको यहाँ पर हिमाचल का कोट करना चाहूंगा। वहां पर कहा गया था कि हम आते ही अपनी पुरानी पेंशन योजना लगा देंगे, और अब वहां पर हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं तनख्वाहें नहीं बांटी जा रही हैं सरकारी कर्मचारियों को। तो आप ऐसा हवा में नहीं वादा कर सकते। अगर आप पूरा नहीं कर सकते, आपके पास बजट नहीं है, तो वही बात जो आप जिक्र कर रहे थे कि फिर हम केंद्र के आगे चले जाएं। भूदेव शर्मा, ये बात परमवीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हवा में तीर छोड़ रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। आपने हिमाचल में जो कहा वो किया नहीं। हिमाचल में क्या नहीं किया तिलक जी? हिमाचल में हमने 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जो वादे किए हमने हिमाचल में किए। नहीं, वो ओपीएस का जिक्र कर रहे हैं।
नहीं, ओपीएस वहां पे लागू करवा रहे हैं। राजस्थान में ओपीएस लागू किया है, मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। हम जो बातें कर रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। और तिलक जी, सबसे पहले तो मैं आज पत्रकार का दिवस है, मैं उसकी बधाई देना आपको भूल गया, क्योंकि आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो सीधे सवाल करते हैं और इस एक ऐसे दौर में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की, देश के लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, उसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। शुरुआत में मैं ये बधाई देना आपको भूल गया, लेकिन फिर भी आज जिस तरह से इस देश के जो हालात बने हैं वो आपसे किसी से छुपे नहीं है। एक तरफ आप फर्जी दावे करो, दूसरी तरफ आप उन वादों को पूरा करने की कोशिश करो। बस यही अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, जिसी का आज परिणाम ये है कि आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इतिहास बनाने जा रही है और एक बार फिर परमवीर जी कह रहे हैं बजट तो चेक कर लो, जो घोषणाएं कर रहे हो बजट तो चेक कर लो। नहीं, फिर बाद में कहते हो फिर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, वो ये कह रहे हैं, यही कह रहे हो परमवीर जी? जी हाँ, यही कह रहा हूँ, पैसा देना पड़ेगा। कुछ आंकड़े भी तो होंगे, कुछ आकलन होंगे जो बनाते होंगे। अभी बात कर रहे थे कमेटी होती होगी, ये बहाना बनाए कि हमने कोरोना में अभी कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक में चुनाव कर्नाटक में क्या रहा, सवाल क्यों नहीं उठाएंगे उसकी राज्य सरकार? कर्नाटक के अंदर अभी चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी, राज्यों का 42% अपना हिस्सा नहीं देंगे तो सरकार सवाल नहीं उठाएगी। राज्य सरकार किससे मांगेगी? आप मेरे को कर्नाटक का बात बताइए, परमवीर जी आप बताइए ना, चुनाव जीत कर आए हैं, जब राज्यों का जो हिस्सा है 42% जो तय किया गया है, अगर उसे भी अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो राज्य सरकार तो सवाल उठाएंगी, अपना पैसा मांगेंगी। देखिए, अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं की जा सकती। वो आंकड़े ऐसे नहीं होते हैं, एक सरकार पैसा रोक के बैठ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए ये स्वाभाविक पॉसिबल नहीं है। आपने 70 साल तक मैं तो अपने आंकड़े दे नहीं रहा, या मैं बैठ के नहीं दे रहा, 70 साल तक देश ये मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तो वहाँ पर सरकार की समस्या आती नहीं थी। ऐसे बीजेपी तो कुछ थी ही नहीं, तब तो ऐसी समस्या नहीं आती। अभी ऐसा क्या विपरीत हो गया? कौन से ऐसे नए कानून आ गए कि आपको केंद्र पैसा ही नहीं देता? तो ये बात हजम नहीं होती साहब, ये बात हजम नहीं होती है। ये स्टेट के बजट से बड़ा, इकोनॉमिक्स को भी जान लो, पहले जीएसटी नहीं लगता था, पहले कुछ टैक्स राज्य सरकारों को डायरेक्ट मिलते थे, लेकिन अब जो पैसा होता है टैक्स का पहले केंद्र के पास जाता है, उसमें से 42% हिस्सा मिलता है। पहले कुछ पैसा सीधा राज्य सरकारों को टैक्स वसूल करने का अधिकार होता है, और आप ये समझिए ना, अब सारा पैसा केंद्र के पास जाता है, ईंधन के ऊपर टैक्स डायरेक्ट आप ही लोग राज्य के पास ही होता है। या अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे को कटाक्ष कीजिएगा, आबकारी, स्टाम्प ड्यूटी और आपका डीजल पेट्रोल के ऊपर जो वैट होता है वो अभी भी राज्य का अपना ही होता है। केंद्र में पैसा आता है, लेकिन ये तो पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा है ना भूदेव शर्मा जी? बाकी सब कुछ सस्ता दे देंगे लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े रहेंगे। ठीक वही बात तो कह रहे हैं परमवीर जी। एक मिनट नीरज जी, इसका जवाब आपकी डिबेट में कई बार दिया भी है नहीं, और आपको बताया भी है कि इसके लिए हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। हाँ, राज्य के अंदर इंडस्ट्री, वही कह रहे हैं, वही तो बात परमवीर जी आपको समझा रहे थे। मैं भी वही समझ नहीं पड़ेगी, वही बात तो वो समझा रहे थे आपको, तब आप कह रहे थे कि नहीं ये अटल की तुलना राजस्थान से करोगे तो कैसे चलेगा टैक्स वसूल करने के मामले में? तो फिर राजस्थान की तुलना तब क्यों नहीं होती है जब आप 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करते हो? तब परिस्थिति अलग नहीं है। कितना टैक्स आता है राजस्थान में? कितना टैक्स? नीरज दीक्षित, एक मिनट बात परमवीर जी ने जो उठाई, एक मिनट रेगिस्तान एरिया है। पहाड़ी राज्यों से अगर हम रेगिस्तानी राज्यों से, पहाड़ी राज्यों से अगर हम उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं हम? इनके पास कितने रिसोर्सेज हैं? कर्नाटक तो इंडस्ट्रियल राज्य है ना, बहुत पैसे वाला राज्य है, तो वहां पर जो आपने वादे किए हैं उनके बारे में तो बताइए सरकार। अच्छा, ये सारी गारंटी एक तरफ, एक मिनट जो बात मुझे समझ में आई, नीरज जी मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, जलेबी की तरह मत घुमाइएगा जैसे आपने पहले घुमाया। सारी गारंटी एक तरफ, एक मसला बड़ा गंभीर है, उसका तोड़ अभी तक बीजेपी नहीं खोज पाई। जानते क्या? ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। इस बार लगता है आपको ओपीएस फिर से चोट देगा बीजेपी को? इसका तोड़ तो नहीं है ना, सब कुछ फ्री दे दो, लेकिन ये ओपीएस वाला जो है मामला नहीं सुलझ रहा नीरज जी, कि नहीं? देखिए, पेंशन देने का जो काम है ये राज्य सरकारें पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां बनी है वहां पे देने का काम किया है। ऐसा तो है नहीं कि जब राज्य में सरकारें बनी और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये ओपीएस की गारंटी के साथ आ रहे हैं हर चुनाव में, हिमाचल में, पंजाब में, हर राज्य में जहां जहां ये गए चुनाव लड़ने, इन्होंने कहा ओपीएस की गारंटी।
ओपीएस मुद्दा है कि नहीं, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। आप क्या मानते हो, ओपीएस मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। थोड़ा तेज बोलिए ना सर, आप भाजपाई हैं, थोड़ा तेज जी, बोलिए। बिल्कुल बोल रहे हैं सर। है ना ओपीएस मुद्दा? तो ओपीएस का तोड़ नहीं खोज पा रहे आप, क्यों? देखिए, केंद्र सरकार अपने हिसाब से राज्य सरकारों में क्या करना है, कैसे करना है, वो शीर्ष नेतृत्व से बैठ करके बातचीत कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमने केवल घोषणा कर दी और वादे से हट गए। लेकिन इनका कहना यह है कि हमने कर्नाटक में बोला, हिमाचल में बोला, पंजाब में बोला, मतलब विपक्षी राज्य जहां जहां, ये कह रहे हैं वहां पर जनता ने और सरकारी कर्मचारियों ने वोट किया बम्पर ओपीएस के नाम पर, और यहां भी ये दाव चल गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करने में सक्षम है। ओपीएस की बात कर रहा हूं, ओपीएस। हाँ, मैं ओपीएस, उसमें एक ओपीएस भी है जो घोषणा पत्र में डाली हुआ है बाद में, उसमें ओपीएस भी है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोषणाएं की, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको बखूबी पूरा करने का कार्य भारतीय जनता अच्छा, पार्टी ने किया। ओपीएस को रेवड़ी मानते हैं कि नहीं? देखिए, रेवड़ी क्या है क्या नहीं है, वो अभी मैंने आपको बताया कि जो चीजें पूरी ना हो पाए उसको रेवड़ी जो उसमें कहा जाता है। तो ओपीएस को रेवड़ी मानते हो मतलब आप? संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी पता है कि चीजें क्या है क्या नहीं है, जो है कि रेवड़ी उनके जिंदगी में क्या है क्या नहीं, ओपीएस को रेवड़ी मानते हो कि नहीं? नहीं, रेवड़ी कैसे, हम उससे योजना ला रहे ना, योजना लाने का काम क्या हमने ओपीएस जो है वो राज्य सरकार में अगर ये लोग भी इम्प्लीमेंट कर पाए तो क्या। नीरज जी, आपके ऑडियो में बहुत शुरू से ही समस्या आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। यानी कुल मिला के ओपीएस मुद्दा है, मान रहे हो आप? नीरज जी? जी बिल्कुल मुद्दा है जी, है ना मुद्दा? और इसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है अभी? जी बिल्कुल तोड़ है, तभी तो अन्य राज्यों में भी सरकार ये ओपीएस वाला मामला गंभीर है संजीव निगम जी, जो बात परमवीर जी ने छुई है। ये कह रहे हैं ये सारी गारंटी एक तरफ, ओपीएस एक तरफ। संजीव निगम जी? ऐसा है, क्या नाम, चावला जी देखिए जी। हेलो जी जी निगम जी, बात रखिए अपनी। मैं ये कह रहा था कि मुद्दे तो तमाम सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ। लेकिन ये कितना करते हैं ये लोग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, कितना निभा पाते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये कांग्रेस का ओपीएस वाला दाव चलेगा राजस्थान में, लगता है आपको? नहीं, देखिए पीछे से इन्होंने किया है, हिमाचल प्रदेश में भी इनका रिजल्ट बेहतर रहा है, कर्नाटक में भी बेहतर रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, अगर ये आ रहा हूं निगम जी, आपका भी फ्रेम फ्रीज है, एक मिनट। परमवीर जी, ये जो योजनाओं के इतर सियासी शोर है, लेकिन माना जाता है कि एक औरा जो सियासी पिच तैयार करते हैं देश के प्रधानमंत्री, उसके इर्द गिर्द ही विपक्ष को खेलना पड़ता है। राजस्थान वाला जो मसला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाला विवाद है, क्या लगे कि ये विवाद सुलझ चुका है या अभी पिक्चर शुरू होगी? तिलक जी देखिए, पिक्चर अभी शुरू होनी है। हाँ। अगर हम देखें तो पिछले बार से सचिन पायलट जी का कद बढ़ा है राजस्थान की राजनीति में लगातार। भले ही राजस्थान में सचिन पायलट खेमे के विधायकों के टिकट बंटवारे से हो या उनकी दिए गई जिम्मेदारियों से ऊपर हो, तो सब चीजों में सचिन पायलट जी भारी ही हो रहे हैं। सचिन पायलट जी प्रोमिनेंट प्लेयर की तरीके से आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, गहलोत जी एक एज पैरामीटर होता है और बहुत बार वो सीएम बन चुके हैं, तो उनके लिए सचिन पायलट एक युवा चेहरा के रूप में और बेदाग चेहरा है, तो एक उनके लिए बड़ा चेहरा माना जाता है राजस्थान का। बहुत बड़े एरिया के अंदर उनका डोमिनेंस भी है, तो ये दिक्कत आने वाली है। अगर ये सोचे कि ये विधायक दल की बैठक तय करेगी तो तय तो ये दिल्ली से ही होना है। अब वहीं पर नहीं, वो तो भूदेव शर्मा को ही मालूम है, वो तो हर पार्टी का प्रवक्ता बोलता है कि विधायक तय करेंगे, ये विधायकों का अपना विवेक होता है, सबको मालूम है। पर्यवेक्षक जाते हैं, प्रभारी जाते हैं, आम पर्ची में क्या जाता है वो सबको मालूम है, क्या प्रक्रिया होती है ना? वो ऐसा नहीं है कि हाँ, उसमें कोई रॉकेट साइंस है परमवीर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। मैं तो समझता हूँ यहाँ पर सचिन पायलट जी बहुत अच्छी परिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं कि वो अभी चुनाव से पहले कोई ऐसा नहीं कर रहे कि फूट दिखाई दे जाए।
उन्होंने बड़े अच्छे से कवर किया हुआ है इस दरार के ऊपर, बड़े अच्छे से कवर सचिन पायलट जी ने डाला हुआ है। लेकिन अगर ये चुनाव अंदर अंदर खाने यही दरारें बढ़ते हुए नुकसान की तरफ भी ले जाती है पार्टी को। अच्छा, एक बात भूदेव शर्मा, फिर मैं नीरज जी के पास जा रहा हूं। ये किसान सम्मान निधि, एक तरफ आप कहते हो हम किसानों के साथ हैं, और सरकार अगर दे रही है तो उस पर ऐतराज क्यों है भूदेव शर्मा आपको? नहीं तिलक जी, हमने कब कहा कि ऐतराज है, लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों ऐसा सब कुछ होता है? आखिर ये क्यों जनता को बरगलाने का काम करते हैं? आप 5 साल में क्यों नहीं देते हैं? आपकी जब जहां पर सरकारें हैं वहां आपने किसानों के लिए क्या किया? 750 किसानों की दिल्ली के बॉर्डर पर, देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर हत्या हो गई। हत्या की थी वो भारतीय जनता पार्टी ने। भूदेव शर्मा, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, आपके मुताबिक जिनको बीजेपी ने चोट दी, चोट देने के बाद ऐसा कौन होता है जो वोट दे? ठीक उसके बाद यूपी में इन्होंने सरकार बना ली। नहीं, ये समझ में पड़ी है मेरी। तो तिलक जी, आप क्या चाहते हो कि विपक्षी पार्टियां देश के मुद्दों को नहीं उठाएं? अगर ये कुछ भी करते रहे तो करते रहे। मैंने मुद्दा उठाया, आपने कहा कि इन्होंने हत्या कर दी, जैसे कि आपने बोला, आपकी भी आवाज कम आ रही है। लेकिन एक बात भूदेव शर्मा, आप ये कह रहे हो कि इन्होंने हत्या कर दी, मैं आप ही की बात मान रहा हूं। जिनकी हत्या की, जिनके परिवार वाले फिर वोट क्यों देंगे? और फिर इनकी सरकार कैसे बन गई? तिलक जी, देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगी या नहीं मांगी? वो क्यों मांगी? नीरज दीक्षित, जब विपक्ष देश के लोगों की आवाज नहीं बनेगा, और इसका हार जीत से मुझे लगता है कोई लेना। अच्छा, तो आपको क्रेडिट चाहिए उसका? नहीं, क्रेडिट का क्या मतलब रहा? आप क्या चाहते हो कि विपक्ष कभी एक रात को जाकर बैठे नहीं आप लोग वहां पर? बैठे वो किसान और आपको चाहिए क्रेडिट कि भैया देखो हमारी वजह से, हमने क्योंकि सदन में कहा था एक किसान जो है वहां पर बैठे हुए बॉर्डर पर, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। ये कह रहे हो भूदेव शर्मा आप? तिलक जी, किसान अगर सड़क पे थे तो संसद के अंदर जो क्या विपक्ष लड़ाई लड़ रहा था, संसद के अंदर भी तो लड़ाई लड़ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं होता है। निश्चित, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सड़क से संसद तक लड़ाई होती है, कोई सदन के अंदर लड़ाई लड़ता है, कोई सड़क पे लड़ता है। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त चुनाव को प्रभावित करने के लिए आपने जो है किसान सम्मान निधि बांटी। देखिए, इनका काम है रोना। जब कोई भी काम मोदी जी करेंगे, क्या ऐसा पहली बार हुआ है क्या कि सम्मान निधि योजना जो डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को होता है, ये पहली बार हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता का काम है, जनता ने मोदी जी को चुनाव जिता करके भेजा है। मोदी जी हर चीज की योजना होती है, योजना के तहत वो कार्य कर रहे हैं, तो इनका इसमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये भी तो किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हम भी किसानों के हितैषी हैं, हम भी किसानों के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो मोदी जी भी तो किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं। अगर आपकी भी केंद्र में सरकार होती तो आप लोग भी इस तरह से भेजते ना कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होता। अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय प्रश्न खड़ा करते, देखिए असलियत यह है कि ये लोग ये काम कर नहीं पाए, और आज जब मोदी जी ये काम कर रहे हैं, जब 1 रुपया भेज रहा है और 1 रुपया डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जा रहा है, उसके पास पहुंच रहा है, तो आज इन लोगों को तिलमिलाहट हो रही है। और उसी बेस में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आ रहे हैं, और पुनः हम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी। लेकिन निगम जी कह रहे हैं कि ये फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे केजरीवाल जी के अपना रहे हो आप। केजरीवाल जी तो, उनका तो नाम ना ही लिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी पेंशन की भी बातों पे वो हंस रहे थे कि अगर उनके प्रवक्ता भाई सुन रहे हैं तो वो अभी अगर आप उनको मौका देंगे तो जरूर मेरे इस चीज का रिप्लाई देंगे कि क्या पेंशन उन्होंने दिल्ली में लागू की है क्या, पंजाब में लागू की है क्या? कहीं भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। केवल एक चीज जानते हैं, बस केंद्र सरकार पे थोप दो कि हमने ओपीएस इन्होंने पंजाब में लागू की है निगम जी ने। देखिए, पंजाब में और इसके अलावा फिर क्या क्या चीजें पलट दी, उस पर भी तो अगर आप ध्यान देंगे तो इनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन्होंने क्या क्या चीजें वहां पे पलट दी, किसान किस प्रकार से परेशान है वहां पे। कोई भी सड़क अगर आज आप पंजाब में जाएंगे तो कोई भी सड़क पे गाड़ी इसके बिना नहीं चलती है, सारी गाड़ियां ऊपर नीचे चल रही है। जो हाईवे अगर केंद्र सरकार की तरफ से बना दिए गए हैं तो वही बने हुए हैं। अच्छा नीरज जी, क्योंकि निगम जी इस बातों का जवाब देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन एक बात, ये तो रहा मसला चुनाव का, लेकिन चुनाव में एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। आप ही के बहुत बड़े नेता हैं जो सदन के भीतर विवादों में रहे थे, एक मुस्लिम सांसद को कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो ऐसे शब्द थे जो मैं बोल नहीं सकता, उन्हीं का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप ही के बड़े सांसद
बड़े चेहरों में से एक रमेश बदूड़ी साहब, आप प्लीज एक बार प्ले करिएगा, यह बयान बहुत वायरल हो रहा है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। इस चुनाव के ऊपर पूरे देश की नजर है। अजीत भाई, पूरे देश की नजर नहीं है इस राजस्थान के चुनाव के ऊपर, और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहां तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए कि पीएफआई के दलालों को यहां पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। यहां पर हमास जैसे आतंकवादी। ये नीरज जी, प्लीज नीरज जी को स्क्रीन पर। नीरज जी, कोई भी चुनाव बिना पाकिस्तान के नहीं हो सकता क्या? सुना आपने, आप ही के सबसे विद्वान सांसदों में से रमेश बदूड़ी जी क्या कह रहे हैं, मतलब कोई तो चुनाव हो बिना पाकिस्तान के हो जाए। जब तो पहले के भी चुनाव हुआ करते थे ना, हाँ, तो इसी पे हुआ करते थे कि यही कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। नीरज जी, फोन होगा तो प्लीज फोन पास रख लीजिए, आपका ऑडियो बार बार कट रहा है। मेरे सहयोगियों ने संपर्क नहीं साधा होगा आपसे, उम्मीद है मुझे। जी नीरज जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, अब आपका ऑडियो आएगा। नीरज जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आ रहा है मेरा ऑडियो? नीरज जी दोबारा से कनेक्ट करवा रहे हैं प्लीज। ये इस तरह के बयान प्रभावित करते हैं परमवीर जी? तिलक जी, 101% प्रभावित करते हैं। यहाँ नहीं, पूरे विश्व में प्रभावित करते हैं। हाँ। फॉरेन पॉलिसीज देश के इंटरनल चुनाव के ऊपर प्रभावित रहती हैं। और देखिए, राजस्थान का जो बॉर्डरिंग स्टेट है हमारा, वहाँ के ऊपर ऐसे मुद्दे जैसे जैसलमेर की सीट भी है, मैंने वहां पर भी देखा था। कांग्रेस के लोग भी, आम आदमी पार्टी के लोग भी देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनावी मुद्दा बनाते हैं और जीतते रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 के वॉर जीतने के बाद, बांग्लादेश बनाने के बाद कई सालों तक आज तक कांग्रेसी लोग बोलते रहते हैं कि 1971 में ये करा। एक तरफ तो वादों का शोर है, घोषणाओं का शोर है, दूसरी तरफ मसला राम मंदिर भी है, हनुमान जी भी है, हनुमान जी की गदा भी है, ये सब तमाम मसले भी तो है ना। खैर नीरज जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? नीरज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? नीरज जी, नीरज जी प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिए। ये भूदेव शर्मा, इस चुनाव में तो ये भी मसला है ना, सारे मुद्दे एक तरफ, राम मंदिर एक अलग मसला है, नहीं भूदेव शर्मा? जी बिल्कुल तिलक जी, मैंने तो स्टार्टिंग में ही कहा था। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके योगी जी राजस्थान में बोल रहे थे, बस मैंने कहा कि राम मंदिर, कि इन्होंने राम मंदिर नहीं बनने दिया। इनको मुझे लगता है पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के नेता आते हैं और चुनावी सभाओं बोल कर जाते हैं। क्या गलत बोला उन्होंने? पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान, आतंकवाद, राम जी, हनुमान जी, इनसे ऊपर ही उठा रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि देखो आज मध्य प्रदेश में भी जितने भी ये जिनके नाम पर वोट मांगते थे, आज देखो दीपेंद्र शास्त्री हो चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, सबने ये कहा है कि अगर इस देश को बचाना है, इस मध्य प्रदेश का विकास करना है, कहीं पर भी तो कांग्रेस को वोट दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने का, देश को बांटने का, देश के लोगों को भड़काने का और वोट मांगने का काम करती है। परमवीर जी, कुछ नहीं करती। जल्दी से फिर नीरज जी कनेक्ट हो रहे हैं। तिलक जी, आज तक हम भूले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया गया था कि राम काल्पनिक है, तो वो पार्टी अगर ना ही ज्ञान दे राम मंदिर के ऊपर, राम के ऊपर, भगवान के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मुद्दे नहीं है, ये कल्चर की बात है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको झुकलाया नहीं जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा है जो आप जैसे बात करते हैं, बड़े दावे करते थे, आइडेंटिटी को पीछे छोड़ते हैं क्या? कहीं पर वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, आइडेंटिटी को पीछे छोड़ता है क्या फिलिस्तीन? यहाँ पर उनके हित में नारे लगाए जाते हैं, फिलिस्तीन के हित में, तो वो किस बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं? केवल इस्लाम के नाम पर लगाए जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर राम मंदिर की बात नहीं होगी तो कहाँ पर होगी? भूदेव शर्मा,
वो कह रहे हैं सारे मुद्दे एक तरफ, राम मंदिर का मुद्दा एक तरफ। तो मैंने कहा ना कि ये झूठ बोलने का काम करते हैं। मुझे झूठ क्या बोला उन्होंने? हलफनामा दाखिल नहीं हुआ था क्या राम काल्पनिक है? प्लीज कनेक्ट करिए नीरज जी को। जी, पंबन ब्रिज को लेकर के भी इन्होंने संसद में बोला है कि काल्पनिक का कोई ब्रिज नहीं है, इससे पहले ये उस पर राजनीति करते थे। अब कहाँ गया इनका वो प्लीज ब्रिज? दोबारा से बताइए जी, कहाँ गया वो ब्रिज? क्यों देश के लोगों को झूठ बोलने का काम करते हो आप लोग? राम मंदिर के दरवाजे भी राजीव जी ने खुलवाए थे। संजीवनी ये राम की राजनीति करना बंद कीजिए। देश में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए, इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, इस देश के युवाओं ने जिन्होंने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, अगर उनको और आगे बढ़ाना है तो विकास की बात कीजिए। देश के युवाओं को शिक्षा कैसे दी जाए, देश के किसानों का विकास कैसे हो, ना कि इससे विकास होगा। आप 70 साल समझे? इस देश को बरगलाना बंद कीजिए। आपने इस देश को 70 साल पीछे ले जाने का काम कर रहे हो आप लोग। आज हम अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे चले गए। यानी कि राम मंदिर अगर दरवाजे राजीव गांधी जी ने खुलवाए तो यानी कि उन्होंने ही विवाद की नींव रखी। आपने यही बताना चाहा ना अभी कि अगर ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए तो नींव की विवाद वहां से रखी है। तो मसला पहले से था, तो ताले क्यों खुलवा दिए थे? कोई टाला जा सके विवाद का बीच में इसलिए खुलवाए गए थे क्या ताले? खुलवाए आप ही ने बोला है कि ताले खुलवाए राजीव गांधी जी ने। जब मैटर सब जुडियस था तो ताले उन्होंने क्यों खुलवाए? विवाद की बीज रोपण करने के लिए ताले खुलवाए क्या? ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया क्या? मुझे ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। कांग्रेस के साथ समस्या ही यही पर है। कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि वो बीजेपी को काउंटर तो करना चाहती है लेकिन मुद्दों से भटकी हुई है। भारतीय जनता देश की आइडेंटिटी तो आप बदल नहीं सकते ना, आप आइडेंटिटी थोड़ी बदल देंगे देश की। गिरजाघर पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर भी उठ पाते वही। ठीक, एक मिनट नीरज जी, नीरज जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? नीरज जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी आ रहा है जी। जी नीरज जी वो पता नहीं क्यों रमेश भदौड़ी जी का जैसे ही नाम आया आपका फ्रेम चला गया और फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो बात वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के बिना चुनाव नहीं हो सकता क्या? हर चुनाव में पाकिस्तान आ जाता है, मैं ये पूछ रहा था। देखिए क्या करें, हम भी मजबूर हैं क्योंकि यही वो कांग्रेस पार्टी है जो कि आज भी बोला करती है इनके जो सहयोगी दल है कि पाकिस्तान से बातचीत कर लीजिए तो देश के अंदर शांति आ जाएगी। तो उस नाते अगर हम कांग्रेस के विपक्षी दल हैं तो हमें इनकी असलियत भी तो बतानी मजबूरी बन जाती है ना कि जनता को कि पाकिस्तान के लिए ये लोग आज भी क्या सोचते हैं। अच्छा ये मतलब बड़ा दिलचस्प है। मतलब चुनाव हो रहा है टॉप सीट पर राजस्थान में और रमेश भदौड़ी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान की नजर है इस पर। ये थ्योरी नहीं समझ पा रहा मैं। देखिए ये बयान सुना ना आपने, मैंने अभी आपको सुनाया। छोटे से छोटा अगर चुनाव भी होगा ना, हाँ, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उस चीज का बढ़ावा अगर कांग्रेस पार्टी या इनके सहयोगी दल जीतते हैं तो वहां पे पटाखे फूटते हैं कि चलिए अब भारतीय जनता पार्टी की हार होनी शुरू हो गई। पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे ये बात आप मतलब आप कह रहे हो कि ये जीतेंगे तो पटाखे वहां फूटेंगे, लड्डू वहां बटेंगे, बीजेपी जीतेगी तो लड्डू यहाँ बटेंगे। क्योंकि इनकी रैलियों में देखिए आपकी इनकी रैलियों में हमने और कई लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए सुने हैं। तो जब अगर ऐसे नारे इनकी रैलियों में लगेंगे और इनका शीर्ष नेतृत्व इसमें कोई ध्यान नहीं लेगा तो क्यों नहीं हम इस चीज को जनता को बताने का कार्य करेंगे। ये वही माननीय सांसद जी हैं जिन्होंने सदन के भीतर जो कुछ कहा था वो सुना होगा आपने, दानिश अली को लेकर, जिस पर नोटिस भी जारी हुआ था और फिर आपने स्टार प्रचारक बनाकर इनको चुनावी रण में भी उतार दिया और फिर ये वही बात हिंदू पाकिस्तान वाली बात आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं इसलिए आपसे। हिंदू पाकिस्तान वाली बात नहीं है, देखिए पाकिस्तान की बात है। हाँ। देखिए अगर वहां पे शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि ऐसी कोई वहां पे योजनाएं बन रही हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेट की जा रही है, तभी तो उन्होंने बोला अगर हम गलत हैं तो इस सीट पर जहां पे वो प्रचार कर रहे थे तो शायद अगर मैं सही हूं तो इस सीट पर विधायक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। तो सचिन पायलट और पाकिस्तान कैसे कनेक्ट कर दिया आपने? देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये वहां के शीर्ष नेतृत्व का काम है। देखिए उस लोकल सीट पे क्या योजनाएं बन रही हैं। अच्छा यानी जो बात आपकी बात यानी जो बात भदौड़ी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
देखिए मैंने बोला ना, शीर्ष नेतृत्व का काम है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। अगर वो गलत बोल रहे होंगे तो कांग्रेस पार्टी इसको चुनौती में लेना, और चुनौती में लेकर उनको गलत साबित कर दे, इनके ऊपर मानहानि का केस ठोक दे कि हाँ ये गलत बात बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी सर, आप तो ये तो वही बात कर रहे हो जब एक वक्त ऐसा भी था इस देश में, वो कौन, मोहम्मद शमी साहब जो जिन्होंने हैं पूरे वर्ल्ड कप में तहलका मचा रखा है, उन्हें किसी ने कहा था कि देशद्रोही, गद्दार बोला था कुछ इस तरह। अब वही लोग कह रहे हैं कि मुबारक हो, शमी शानदार, मजा आ गया है, वही वाली बात हो गई। मतलब मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा था, नहीं नीरज जी, है ना? देखिए तो पाकिस्तान के बिना भी चुनाव हो सकता है, कुल मिलाकर बात ही है, कोशिश करके देखिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बिना चुनाव हो सकता है, क्योंकि हाँ। अगर हम भी अगर इनके कांग्रेस के विपक्षी दल होने के नाते अगर हम देखेंगे चीजों को गलत होते हुए, तो हम जनता के बीच में बताएंगे ना। अच्छा, तो पाकिस्तान के बिना हो सकता, इतना तो पाकिस्तान के बिना हो सकता है या नहीं हो सकता, वो कांग्रेस नेतृत्व तय करेगी कि हमें पाकिस्तान का रोल इसमें कितना निभाना है, कितना नहीं निभाना है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान आता रहेगा चुनावी मंच पर और यूं ही शोर गूंजेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपका भी, भूदेव जी आपका भी, परमवीर जी और निगम जी आपका भी। तो ये चुनाव है और चुनाव में देखिए क्या क्या रंग आते हैं, लेकिन इतना जरूर है मुफ्त वाले दावे दोनों तरफ से हैं। अब किसका यकीन जनता करती है ये देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।